भैया मनीष जी यहाँ बैठ गए। ज्वाइनिंग रूम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे से राइट में आपका स्वागत है। आप जानते हैं ना हमारी नई वेबसाइट के बारे में। यूं तो आप मुझे 31 साल से डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं, लेकिन आगे से राइट एजेंडा के बारे में, राइट इंफॉर्मेशन के बारे में, राइट पर्सपेक्टिव के बारे में आपको समझाती है और बेहद ही बैलेंस नजरिया आपके सामने रखती है। 32 साल की उम्र, देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य, देश के सबसे चर्चित यूट्यूबरों में से एक मनीष कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। मनीष, बड़ा सुंदर लग रहा है आपका ये कमल का फूल। कमल का फूल तो सबको सुंदर लगता है, सबको अच्छा लगता है। और आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो ये बात सत्य है, लेकिन उसके साथ एक और चीज सत्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये अपने आप में भाजपा को जो है और पार्टी, राहुल जी के सामने मत बोल देना, रैली में मत बोल देना, राहुल जी नाराज हो जाएंगे। तो कह रहे इस पार्टी में किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता। अब राहुल जी क्या बोलेंगे? राहुल जी की पार्टी में तो राहुल जी से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की एंट्री भी नहीं है। और अगर ज्यादा टैलेंटेड कुमार है ना, अब ज्यादा टैलेंटेड है तो काहे ने बिहार में उनको मौका दिया कन्हैया कुमार को? काहे नहीं? कन्हैया कुमार कहां से टिकट चाहते थे? संदीप दीक्षित कन्हैया कुमार का क्यों विरोध कर रहे हैं? पूरा दिल्ली कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार का क्यों विरोध कर रही है? अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी जिस मंच पे थे उस मंच पे कन्हैया कुमार थे। तेजस्वी यादव जी आए तो औरंगाबाद में कन्हैया कुमार को उस मंच से हटाया क्यों गया? क्योंकि कन्हैया कुमार जो लेफ्ट में थे उसके बाद से कांग्रेस में गए, तो कांग्रेस में कन्हैया कुमार को उतना ही अपना टैलेंट दिखाना है जितना टैलेंट जो है राहुल गांधी से नीचे रहने के लिए इनको मजबूर करे। अगर ज्यादा टैलेंटेड बनने का प्रयास करेंगे कन्हैया कुमार तो फिर कांग्रेस से भी इनकी छुट्टी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हम कहाँ चले गए राहुल गांधी और कन्हैया कुमार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप चुनाव लड़ना चाहते थे और ये कह रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण में आपने संजय जायसवाल का जो विरोध किया, निर्दलीय रैली करी, 1 मिलियन लोगों को बुलाया, ये कह के आपने बीजेपी पर दबाव डाला। फाइनली ये है कि आज आप बीजेपी। देखिए, मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं था। संजय जायसवाल जी 3 बार के लोकसभा सांसद है। मुझे बिहार के लोगों के लिए कुछ करना था, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था और बीजेपी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है। मैं चुनाव लड़ता, अगर यहाँ पे मौका नहीं मिलता तो टू बी फ्रैंक, मैं आपके पास जो है, आप बहुत सीनियर पत्रकार है और जब मैं जेल में था तो आपने मेरे लिए ट्वीट भी किया था और टीवी चैनलों पे भी डिबेट भी किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि मेरे पास लोग उम्मीद से आते हैं कि मनीष भैया मेरा ये काम कर दीजिए, मनीष भैया मेरा ये काम कर दीजिए। और उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा था। मुझे अच्छा लगता है लोगों का मदद करना, मुझे अच्छा लगता है। तो बीजेपी ने कहा कि तुमको जो करना है बाबू, तुमको हम करने देंगे, तुम आओ हमारे साथ और हमारे साथ मिलके करो। तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसने मौका दिया और एक यूट्यूबर को मौका दिया। यूट्यूबर, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़ा विरोध किया भोजपुरी में अश्लील गाने का। बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अश्लील गाने गाते हैं। देखिए, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी भी विरोध है, अश्लील गानों का अभी भी विरोध है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ गाने अच्छे होते हैं तो वो लोग नहीं सुनते हैं, तो अच्छे गाने को सुनना चाहिए। और गंदे गाने को आप शादी के फंक्शन में बजा रहे हैं, डीजे पे बजा रहे हैं, आप सरस्वती पूजा में बजा रहे हैं, दुर्गा पूजा में बजा रहे हैं, तो सिंगर से ज्यादा वो लोग भी दोषी हैं जो लोग अश्लील गाने को जो है मिलियन और ये तो मनीष बदल गया। नहीं, मैं आज से 2 साल पहले का वीडियो दिखाऊंगा और सेम बातें मैंने उस वीडियो में बोला है। 2 साल पहले भी मैंने ये बात बोला है कि अश्लील गाने वाले दोषी हैं, अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा दोषी है कि शादी ब्याह और फंक्शनों में जो है अश्लील गाना सुन रहे हैं और बजा रहे हैं और डीजे पे बजा रहे हैं। तो दोनों हाथ से ताली बजता है, दोनों लोग दोषी है और दोनों को सुधारने की जरूरत है। और मैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी आवाज उठाता था और आज भी आवाज उठाऊंगा। ठीक है, आप आवाज उठाएंगे। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आता हूं।
मनीष, मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने जाति प्रथा का हमेशा विरोध किया, आपने ये बातें कही कि भाई तुम जात के आधार पर वोट डालते हो, ये मैंने आपको कुछ वीडियो में देखा। बहुत सारे वीडियो में। तो अब तो वही जाति पाति की राजनीति आप करेंगे, क्योंकि जाति पाति की राजनीति बीजेपी भी करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी जाति पार्टी की राजनीति नहीं करती है। अगर जाति पार्टी की राजनीति करती है, अरे यादवों का सम्मेलन बुलाती है, भूमिहारों का बुलाती है, एक चाय बेच ओबीसी सारे जातियों का सम्मान करती है, जातिवाद नहीं करती है। जातिवाद तो आप देखिए तेजस्वी यादव जी करते हैं, जातिवाद देखिए खुल के करते हैं जातिवाद। आप हर एक जाति के उत्थान की अगर बात करते हैं तो ये सही बात है, और बीजेपी हर एक जाति के उत्थान की बात करती है। आप भारतीय जनता पार्टी का एक बार आप उठा के देख लीजिए, पूरा लिस्ट उठा के देख लीजिए, जहां पे हर जाति के लोगों को सम्मान मिलता है। लेकिन आप जो है आरजेडी में चले जाइए या दूसरी पार्टियों में चले जाइए, वहां पे जाति की सिर्फ बात कर करके अपने भी जाति को ठग लेते हैं वो लोग। अब बताइए ना, पिछले 35 साल में, लालू जी तो 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पिछले 35 साल में आरजेडी जिस कोर जाति के वोटर से जो है यहां तक पहुंची, उसमें लालू परिवार के अलावा एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसको इन लोगों ने ऊंचाई तक पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम अलग है, वो देश को मजबूत करना चाहती है और हर एक जाति के लोगों को मजबूत करना चाहती है। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन अब जब आप इस दलदल में कूद गए, तो क्या मनीष आज कसम खाएंगे कि मनीष जात पात की राजनीति कर? एकदम बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। हाथ उठा के कसम खाइए। एकदम बिल्कुल मनीष कश्यप कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि जात पात की राजनीति ने ही बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया। और मैं उसके खिलाफ पहले भी था, आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। और मैं एक बिहार, सशक्त बिहार, मजबूत बिहार की बात करता हूं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल जो है वो बिहार का दौर होगा। आपने कहा बिहार का दौर होगा, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार पिछले कितने सालों से, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी को। देखिए 20 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया मुझे 2012 और 2024 इसके बीच में होता है 12 साल। ये 12 साल जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहा बिहार में। जैसे नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है वो पीएम कैंडिडेट के रूप में 2012 से आना शुरू हुआ, नीतीश कुमार जी खपा हो गए। 2013 में गठबंधन टूट गया, 2013 के बाद से जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी खफा हो गए। सुनिए, तो इसका खामियाजा क्या बिहार की जनता को? मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो उसके बाद जीतन राम मांझी जी, फिर महागठबंधन और जदयू की सरकार बनी, उसके बाद से फिर बीजेपी की सरकार बनी, फिर जदयू की सरकार और आरजेडी की सरकार बन गई, फिर बीजेपी की। इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा, ये बात सत्य है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी जो है एनडीए में है और फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है नीतीश कुमार जी का। और अब नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगला 5 साल, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगला 5 साल पॉलिटिकल स्टेबल रहेगा बिहार। आपको कैसे पता नीतीश कुमार नहीं जाने वाले? नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? अरे नीतीश कुमार की गारंटी आपके मनीष कश्यप कैसे ले सकते हैं? मनीष कश्यप ने बोला था ना पुल गिरेगा, गिरा ना। मनीष कश्यप ने बोला था ना सरकार गिरेगा, गिरा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी इधर उधर नहीं हिलेंगे, एकदम 100% नहीं हिलेंगे। और मतलब कि मैं जानता हूँ। और अब बिहार तो कोई नहीं जानता, मोदी जी भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं। आज तक भी नीतीश, मैंने तो खाए ऑन एयर टीवी पे खाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का दिमाग कैसे काम करता है। इस पर IIT, IIM, नासा, इसरो सबको रिसर्च करनी चाहिए कि पॉलिटिकल अलायंस कब किसके साथ किस आधार पर बनाते हैं। नहीं। लेकिन अब आप रिसर्च करवा लीजिए किसी भी एजेंसी से, किसी भी रिसर्च सेंटर से। नीतीश कुमार जी अब एनडीए में हैं और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, मैं अब आगे शुरू करूंगा और बात पूछूंगा आपसे बड़ी दिलचस्प। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं मनीष कश्यप? तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? तेजस्वी के अलावा केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? ब्रेक के बाद। तो मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मनीष कश्यप इन निम्नलिखित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पूछते थे ना हिंदी मीडियम में कि निम्नलिखित लोगों के बारे में मनीष कश्यप आप पूछते हैं, तो सबसे पहला नाम मेरा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से है। अगर लालू जी नहीं होते तो तेजस्वी जी आज जो है बिहार के बाहर किसी फैक्ट्री में जो है मजदूरी कर रहे होते। उनकी पहचान जो भी है वो लालू जी की वजह से। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। नीतीश कुमार
और नीतीश कुमार जी ने संघर्ष किया और अपने दम पे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। पत्रकारिता पे कभी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाया और साथ ही साथ 20 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है भ्रष्टाचार का एक भी दाग जो है उनके दामन पे, नीतीश कुमार जी के दामन पे नहीं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने आपको अरेस्ट किया, जिनकी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, वो मुख्यमंत्री थे, वो होम मिनिस्टर थे। देखिए मेरी अरेस्टिंग में किसका योगदान है वो सबको पता है। किसका? नीतीश कुमार जी ने मंच पे कह दिया था कि अब बिहार में जो है हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो तेजस्वी जी को लगने लगा कि अब हम सीएम बनेंगे, नीतीश जी पीएम कैंडिडेट बनेंगे और बिहार के जितने भी बड़े अधिकारी थे उनको लगने लगा कि अब हमको तेजस्वी जी के आदेश को मानना है। और उसी में कुछ अधिकारियों ने तेजस्वी जी के आदेश को मानते हुए जो है मेरे ऊपर जो है उल्टा सीधा केस करवाया। हालांकि कोर्ट ने जो है सारे केस में जो है बाइज्जत बरी कर दिया। तो मेरे गिरफ्तारी में तेजस्वी जी का हाथ है। अच्छा, तेजस्वी और चिराग कौन ज्यादा टैलेंटेड और क्यों? देखिए तेजस्वी यादव जो है चिराग पासवान के सामने कुछ नहीं है। चिराग पासवान जो है पढ़े लिखे हैं और चिराग पासवान जो है टैलेंटेड है एज कम्पेयर टू तेजस्वी यादव। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ आपसे, बहुत इस राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर इस चुनाव के राहुल गांधी जी, क्या सोचते हैं मनीष के? क्या बात करते हैं आप? अपने हाथ दिल पे रखिए यहाँ पे और कहिए सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर। अपने हाथ दिल पे। अरे कुछ महत्वपूर्ण, अरे मोदी जी के बाद किसका नाम आता है? देखिए मोदी जी के बाद किसका नाम आता है? शर्मा शो बंद कर देना चाहिए और राहुल गांधी शो चालू हो जाना चाहिए। राहुल गांधी शो चालू हो जाएगा, आप भी खुश रहिएगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। शाम को टीवी पर लगाएंगे, 9 से 10 बजे आएंगे राहुल गांधी। और अरे 4-4 सभाएं कर रहे हैं, 3-3 4-4 सभाएं कर रहे हैं राहुल गांधी। बोल क्या रहे हैं किसी को समझ में आ रहा है? उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। ये चीजें कॉमेडी शो उनका अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा, वो वहां पे जाए। और सबसे बड़ी बात है जाति जनगणना होनी चाहिए क्या? जो नीतीश कुमार ने कराई थी। पहले वो अपना तो जाति बता दे कि कौन से जाति के हैं, पहले वो अपना जाति बता दे। और उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी ना राजस्थान में, क्या असर हुआ उनका? छत्तीसगढ़ में कही थी ना, क्या असर हुआ? एमपी में कही थी ना कि क्या असर हुआ? तीनों राज्यों में उन्होंने कही नहीं, कही थी नहीं। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो जातीय जनगणना करेंगे। सरकार तो थी ना, करवा देते। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो जातीय जनगणना करेंगे, एमपी में आएंगे तो जातीय जनगणना करेंगे। हुई क्या? देखिए जातीय जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों ने किया था 1937 में शायद से किया, 31 में किया था। आपका 31 साल का एक्सपीरियंस और 1931 में जातीय जनगणना से देश टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। अमेरिका में जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? रसिया में क्यों नहीं हुआ? यूरोप के किसी देश में क्यों नहीं हुआ? सऊदी अरबिया में क्यों नहीं हुआ? सऊदी अरबिया में भी तो अलग अलग जाति के लोग हैं। ईरान में क्यों नहीं हुआ? और सब देश में क्यों? भारत में क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अंग्रेजों के विचारधारा पे चलने वाले इटली के लोग जो है भारत को जो है बांटना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा। इनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राजनीति के किताब, जिनको राजनीति में सब कुछ आता है, एक्सपर्ट है और देश की सबसे युवा पार्टी उनकी है अरविंद केजरीवाल जी। मनीष कैसे क्या सोचते हैं? आपकी की तरह इंजीनियर है, वो आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है। देखिए बुरे दिनों में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी वो जेल में है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो किया, लोगों का जो दिल तोड़ा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मतलब कि दिल्ली की राजनीति को देश में जो कट्टर ईमानदार है, आप कैसे बात करते हो? नहीं, कट्टर ईमानदार तो हो ही नहीं सकते हैं। इसी बेस पे तो वो आए और आज जो है कोई भी अगर अच्छा काम करता है, पॉलिटिक्स में आना चाहता है, अच्छा काम करता है, तो केजरीवाल की वजह से बदनाम हो जाता है। लोग कहते हैं केजरीवाल बनेगा। अच्छा, मुन्नी की तरह, क्योंकि हाँ मुन्नी बदनाम हुई, वैसे ही मुन्नी के बाद जो है केजरीवाल। इनको जो है इन्होंने जो किया इनको नहीं करना चाहिए और इनके पाप का सजा जो है आज इनके पार्टी के अनेकों नेता भुगत रहे हैं। कुछ नेता जेल में और कुछ नेता जेल जाने के लाइन में है। जैसे अपने ही पार्टी के 2 नेता को, सौरभ भारद्वाज साहब से और आतिशी को जो है वहाँ इन्होंने नाम रख दिया कि इन दोनों ने जो है हमें बताया था और मैंने तो केजरीवाल जो है, केजरीवाल को दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई। आप जरा ये बताइए, मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में 5 काम बता दीजिए जो केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया हो। गैस चैम्बर बना दिया उन्होंने, ट्रैफिक जैम की इतनी बड़ी समस्या हो गई कि आपके घर पे आने के लिए मुझे जो है 1.5 घंटे लग गए।
ये चीजें तो केजरीवाल कुछ किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया और लोगों को पता चल गया और भ्रष्टाचार पीछे से करके जो है पंजाब में सरकार बनाने का प्रयास किया, गुजरात चुनाव में जो है अनेकों पैसा खर्चा किया और जिसके वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन मैं फिर भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए और उनके बुरे दिन खत्म हो। आखिरी नाम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। आज अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं, 2 दिन पहले का न्यूज है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा निर्णय लेने वाला एक सशक्त प्रेसिडेंट की जरूरत अमेरिका को है। और आज अगर दुनिया में कोई भी 2 देश आपस में युद्ध कर रहा है, मतलब आप चाहते हैं मोदी जी को हम अमेरिका को दे दें? एकदम नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका भी चाह रहा है कि मोदी जी जैसा लाल अमेरिका में होना चाहिए। और ऐसा दिन एक दिन आएगा कि जैसे सिकंदर का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है पूरा दुनिया पे था और पूरे दुनिया को जीत लिए, तो अगला 5 साल नरेंद्र मोदी जी पूरा दुनिया को जीतेंगे और भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में जो है नरेंद्र मोदी जी का डंका बजेगा और भारतीय जनता पार्टी अगर रजिस्टर करा ली वहां पे तो वहां पे भी चुनाव जीत जाएगी। तो मनीष, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आप इसी तरह उन्नति करते रहें। आपने बहुत नाम किया है, आपने पत्रकारिता का भी, यूट्यूब की दुनिया का बहुत नाम किया है, आपने आम जनता को जो है वो पूरे देश के साथ जोड़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चलते चलते कहूंगा कि आप आगे सराइड के लिए हमारे इन्होंने एक नया चैनल शुरू किया है, नया मुहिम शुरू किया है, नया वेबसाइट शुरू किया है जहां पे आगे से राइट मतलब सिर्फ राइट चीजों की बातचीत होगी। अब राइट विंगर मत समझ जाइएगा, कुछ लोग जो है राइट विंगर समझ, सिर्फ अच्छी बातें होगी और अच्छे लोगों को ये मौका देंगे। 31-32 साल जो है पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है और अच्छी बातें करेंगे, अच्छी जानकारी जो है आप लोगों के सामने आएगा। तो बस वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मैं जल्दी चाहता हूँ कि आप राज्यसभा आए, लोकसभा आए। मैं तो ये चाहूंगा दिल्ली आए आप, ताकि हम रोज आपसे मिलते रहे, है ना। हमारी यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है भगवान से। तो ये थे मनीष कश्यप, जिन्होंने अपने खास अंदाज में जो मनीष कश्यप का टिपिकल यूट्यूबर वाला अंदाज है, उसमें आज उन्होंने कई सारी बातें कही। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उनके तेवर वैसे के वैसे ही हैं।